बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने रॉल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया था। रॉल्स लॉ को अप्लाई करना सीख लिया था वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। जब हम एक वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट तो हमेशा हमारा क्या होगा, वॉलेटाइल होगा, क्योंकि हम लिक्विड मान के चल रहे हैं इस चैप्टर में सॉल्वेंट को। ठीक है, तो इसका मतलब हमने दो सॉल्यूशंस पढ़ लिए, दो टाइप के सॉल्यूशंस। कौन कौन से? एक तो वो सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट था हमारा वो गैस था, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, जिसमें हेनरीज कांस्टेंट आया था। और फिर हमने अपने सॉल्यूट को गैस से बदल कर क्या कर दिया था, लिक्विड, है ना। अब हमारा तीसरा रह गया है सॉल्यूट, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड फेज में होगा, यानी हम एक सॉलिड को एक लिक्विड के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन अ लिक्विड। सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन अ लिक्विड, मतलब हम एक सॉलिड को एक लिक्विड में ऐड करेंगे, वो जो सॉल्यूशंस बनेंगे उनको स्टडी करना है। तो सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन अ लिक्विड, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, इन लिक्विड्स। तो अब हमें पता है कि सॉलिड जो होता है वो सॉल्यूट है, और सॉलिड आसानी से वेपर्स में नहीं बदलता। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा था कि सॉलिड को हम कैसा सॉल्यूट मानते हैं, नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि ये आसानी से वेपर नहीं बनाता। तो इस बात को लिख देता हूँ यहाँ पे कि हेयर सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल, हेयर सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि वो आसानी से वेपर नहीं बनाता, तो नॉन वॉलेटाइल होता है। हेयर सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल होता है नेचर में। ठीक है, चलो अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, जैसे अभी तक करते हैं, इसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को एक लिक्विड के अंदर इफेक्ट करते हैं, है ना। तो हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of a solid, factors affecting solubility of a solid, solute in a liquid, factors affecting solubility of a solid solute in a लिक्विड। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर। तो सबसे पहला फैक्टर जो है बच्चों इसमें, वो लिखो नेचर ऑफ सॉल्यूट, है ना। सबसे पहले तो जिस सॉल्यूट को हम ऐड कर रहे हैं उसी पर डिपेंड करेगा कि सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट, है ना। नेचर ऑफ सॉल्यूट में क्या होता है, एक्चुअली देखो सॉल्यूट्स जो है ना, सॉलिड सॉल्यूट्स जो होते हैं, स्पेशली सॉल्यूट्स, इस केस में सॉलिड के केस में जो सॉल्यूट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के सॉल्यूट्स होते हैं बच्चों हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे सॉल्यूट्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अभी मतलब बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है आयनिक सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जो नेचर में कैसे हों, आयनिक, जैसे NaCl, KCl, ये सब आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूट्स को, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। ये आयनिक नेचर के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और दूसरे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एक बात ध्यान रखनी है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर सॉलिड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का होगा, मतलब KCl, NaCl, ये सब कैसे कंपाउंड से इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने आइंस में कम्प्लीटली टूट जाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, है ना। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का सॉल्यूट होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लिख लो सॉल्यूट में कि दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर के जो सॉल्यूट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है। दे हैव लो सॉल्युबिलिटी, है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं। कैसे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयंस में आसानी से टूट जाते हैं, है ना। तो ये पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड के अंदर जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि इनमें आपस का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। जैसे NaCl है तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो Na+ और Cl- में जल्दी से टूट जाता है, और जैसे ही Na+ और Cl- में टूटेगा तभी तो वाटर के मॉलिक्यूल से किसी भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उसको आके सराउंड करेंगे। मतलब अगर किसी भी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के अंदर घुलना है तो क्या होना चाहिए, उस चीज़ का आपस के बॉन्ड टूटने चाहिए और नए बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, आपस के बॉन्ड्स जल्दी टूट जाते हैं, यानी वो जल्दी से आयंस में डिसोसिएट होता है, तो इस वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मोर सॉल्यूबल होते हैं, मोर सॉल्यूबल, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लेस सॉल्यूबल होते हैं, लेस सॉल्यूबल, ठीक है। तो ये है नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में, है ना। पहला फैक्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा फैक्टर देखते हैं बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का नेचर पढ़ लिया, सॉल्वेंट के नेचर में भी। तो ध्यान रखो बच्चों, ऐसे सॉल्वेंट्स जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है ना, उनमें सॉलिड्स ज़्यादा आसानी से सॉल्यूबल होते हैं, उनमें सॉलिड्स ज़्यादा आसानी से सॉल्यूबल होते हैं। कौन से लिक्विड्स में, कौन से सॉल्वेंट्स में, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, पहले लिख लो। तो लिख लो सॉल्वेंट्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, solvents having high dielectric constant solvents having high dielectric constant will dissolve solutes more easily, will dissolve solutes more easily। तो ऐसे सॉल्वेंट्स जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है वो सॉलिड्स को आसानी से अपने अंदर डिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूट में ऐड कर रहा हूँ उस सॉल्यूट के बीच के बॉन्ड्स के बॉन्ड करने की जो पावर होती है किसी भी सॉल्वेंट की, वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वो सॉल्यूट के बॉन्ड्स, आपस के बॉन्ड्स को बहुत आसानी से तोड़ पाएगा, और जब सॉल्यूट के आपस के बॉन्ड्स को आसानी से तोड़ पाएगा वो सॉल्वेंट, तो इसका मतलब फिर सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट से आसानी से कंबाइन हो पाएंगे। जब आपस के बॉन्ड टूटेंगे तभी तो सॉल्यूट सॉल्वेंट से कंबाइन करेगा। तो यही फ़ायदा होता है हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा हाई होगा किसी भी सॉल्वेंट का, वो सॉल्वेंट उतनी ही आसानी से सॉल्यूट के बॉन्ड्स को तोड़ेगा, आप सॉल्यूट के आपस के बॉन्ड्स को तोड़ पाएगा। तो इस वजह से उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ऐसे सॉल्वेंट में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है हाई होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, हाई होती है। तो वाटर ऐसा लिक्विड है, ऐसा सॉल्वेंट है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाईएस्ट होती है। तो इस बात को ध्यान रखना, H2O हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब भी तुमने देखा होगा जनरली जब भी हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वाटर सबसे कॉमन सॉल्वेंट है ना। H2O हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी होती है इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81। कितनी होती है 81, इस वैल्यू को भी ध्यान रखना है, 81, 8 और 1, ठीक है। तो वाटर की सबसे हाईएस्ट होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, है ना। और इसके बारे में एक बात और बोली जाती है, अक्सर मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। जनरली ऐसा भी बोला जाता है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक। इस बात का मतलब क्या है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो पोलर सॉल्यूट के अपने अंदर आसानी से डिजोल्व करेगा, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो अपने अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट को आसानी से डिजोल्व करेगा। एक बात ये भी बोली जाती है, तो इसको भी ध्यान में रखना, लाइक डिजोल्व्स लाइक। इस बात का मतलब क्या है, एक तरीके का सॉल्वेंट उसी तरीके के सॉल्यूट को अपने अंदर आसानी से डिजोल्व करता है। और ये सेम तरीका होने का मतलब क्या है, सेम नेचर होना। मतलब अगर सॉल्वेंट पोलर है तो सॉल्यूट भी पोलर हो तो ज़्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी, और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सॉल्यूट भी नॉन पोलर हो तो ज़्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी, है ना। चलो, ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना बच्चों।
तीसरा देखते हैं टेम्परेचर। क्या चीज़? टेम्परेचर। अब कई बातें मैं सिर्फ बोल देता हूँ, है ना, तो उनको मैं लिखवा नहीं रहा, तो थोड़ा सा ये है कि उन बातों को तुम अपने नोट्स में खुद ऐड कर लेना, ठीक है। जितना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जितना तुम्हें लगता है कि तुम याद ना रख पाओगे, तो उतना उससे मतलब नोट्स तुम्हें अपने हिसाब से बना रहे हैं, है ना। किसी के लिए हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट हो, वो क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी भूल जाता है, तो उसको हर चीज़ लिखनी है, लेक्चर स्लो करके देख लो या जो भी करो, बार बार रिपीट करो। और किसी को लगता है कि चीज़ें ध्यान रखोगे तो वो बहुत कम चीज़ें भी लिख सकता है, शॉर्ट नोट्स टाइप बना सकता है डायरेक्ट, है ना। तो वेरी करता है नोट्स बनाना, और नोट्स बनाना भी एक स्किल है देखा जाए तो, है ना। चलो तीसरा फैक्टर देखते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो जाहिर सी बात है सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा, है ना। लेकिन जब हम किसी सॉलिड को एक लिक्विड के अंदर डालते हैं तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता टेम्परेचर, दो तरीके से इफेक्ट करता है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसा है। मतलब जब मैं एक सॉलिड को एक लिक्विड के अंदर डाल रहा हूँ, इस केस में जो सॉल्यूशन बन रहा है, जो हम केस पढ़ रहे हैं, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है नेचर में। ये रिएक्शन कैसा हो सकता है नेचर में, है ना, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, और ये रिएक्शन नेचर में एंडोथर्मिक भी हो सकता है। और कैसा भी हो सकता है बच्चों ये रिएक्शन नेचर में? एंडोथर्मिक भी हो सकता है, सही है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो मैं लिखवा देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। इसको याद न करने की बजाय डायरेक्ट हम कर भी सकते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाना होता है, जो हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं 11th क्लास में। क्योंकि वो चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, है ना। जब वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो तुम इसको खुद ही समझ सकते हो, और बाद में मैं इसको रिलेट करके बता दूंगा। अभी फ़िलहाल ऐसे याद रख सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, है ना। और अगर एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, बस अभी ऐसे ध्यान रखो, है ना, अभी ऐसे ध्यान रखो। और जब मैं वो चीज़ पढ़ा दूंगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल 11th का वो चैप्टर होगा, तो बस तुम्हें इस चीज़ को ध्यान रखने में आसानी हो जाएगी, है ना। वैसे इतनी सी बात है, वैसे भी ध्यान रहेगा, लेकिन ये बस समझ में आ जाएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है ना, ये बात है। अब देखो मुझे इसमें एक चीज़ बतानी है तुम्हें, इसको हम एक तरह से और बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं? जो बच्चों मैंने ऐड करा है सॉल्यूट, वो एक सॉलिड है ना, और सॉलिड कैसे होते हैं? नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो इस बार बताओ टोटल प्रेशर जो होगा, मतलब इसको मैं ऐसे हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रॉल्स लॉ। पहले हमने रॉल्स लॉ किसके लिए पढ़ा था? रॉल्स लॉ फॉर अ वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना। अब हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना, क्योंकि इस बार सॉलिड ऐड कर रहे हैं, पहले लिक्विड ऐड करा था तो वो तो वॉलेटाइल होता था, ठीक है। रॉल्स लॉ फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब एक बात बताओ, इसमें सॉलिड तो अपने वेपर बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो नॉन वॉलेटाइल होता है, तो जो सारा का सारा टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो सिर्फ लिक्विड की वजह से होगा, क्योंकि सॉल्वेंट तो हमेशा इस चैप्टर में हमारा लिक्विड रहेगा। तो पिछले केस में हम क्या काम करते थे? टोटल प्रेशर के लिए दोनों कंपोनेंट्स का ऐड करते थे, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि ए भी लिक्विड था, बी भी लिक्विड था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो सिर्फ मैं लिक्विड की वजह से लूँगा, क्योंकि सॉलिड जो है वो तो वेपर बनाएगी नहीं, वो नेचर में कैसा है? नॉन वॉलेटाइल, समझ रहे हो। तो अगर मान लो कि पी एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पी एस मतलब है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं पी एस को किसके इक्वल लिख सकता हूँ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल। ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जो पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि सॉल्यूट मेरा नेचर में कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो इस बार जो टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से। यानी जब भी मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूँगा तो पूरा जो प्रेशर होगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर कुछ बनाएगा ही नहीं। तो सॉल्यूशन के प्रेशर को क्या क्या लिख सकता हूँ मैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, रॉल्स लॉ लगा के, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। रॉल्स लॉ क्या कहता है?
वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो मुझे पता है जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ही इक्वल हो जाएगा। और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात याद रख सकते हो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो होगा पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मैं पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिख रहा, अब अंडरस्टूड है, इस केस में ध्यान रखना। नॉन वोलेटाइल के केस में यहाँ पे पी नॉट जो होता है वो किसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर होता है, सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो पी एस इक्वल्स टू पी नॉट मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और मैंने तुम्हें ये भी बात बताई थी, अब देखो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 से तो छोटा ही होगा ना, जाहिर सी बात है। मोल फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में होता है और थोड़ा सा सॉल्यूट भी ऐड कर रखा है, तो सारा का सारा 1 तो हो नहीं सकता, सॉल्वेंट का 1 से थोड़ा कम ही होगा मोल फ्रैक्शन, मतलब 0 से 1 के बीच में होगा। और जब किसी भी 0 से 1 वाले नंबर को पी नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, समझ रहे हो। पी एस पी नॉट इक्वल थोड़ी आएंगे, पी एस हमेशा क्या आएगा बच्चों, लेस आएगा पी नॉट से। क्यों, क्योंकि पी नॉट को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो 1 से छोटा है, तो ये नंबर 1 से ओवरऑल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम होता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, है ना। ये मैंने बात पहले भी बताई थी, पहले भी मैंने लिखवा दिया था कि जब भी हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ से देखकर भी पता लग रहा है, क्योंकि देखो पी नॉट को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो 1 से छोटा है, तो हमेशा डिक्रीज़ होगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी नॉट की वैल्यू हमेशा कम होगी इससे मल्टीप्लाई करने पे, जब कम होगी तो पी एस कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच की होगी। तो पी एस पी नॉट के इक्वल हो जाता अगर मोल फ्रैक्शन 1 होता, लेकिन क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन 1 तो कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा 1 से कम होगा, तो इसलिए पी एस हमेशा क्या होगा, कम होगा पी नॉट से, है ना। मैथमेटिकली पता लग रहा है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि पी एस इज़ ऑलवेज लेस देन पी नॉट, पी एस इज ऑलवेज लेस देन पी नॉट। पी एस हमेशा क्या होगा, लेस होगा किससे, पी नॉट से, समझ रहे हो ये बात। तो ध्यान रखना कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, है ना, जब हम उस पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो हमेशा डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। क्या बोलूँगा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन डेट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing a non-volatile solute, containing a non-volatile solute is always, vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is always lesser than vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम ही आएगा जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। चलो बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कहने को लास्ट है, इसमें 4 सब टॉपिक्स हैं तो 2-3 लेक्चर और लग जाएंगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिशन में सवाल आने के लिए, है ना। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, है ना, COLLIGATIVE, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो बच्चों ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, है ना, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उन पे डिपेंड करें, उनको हम बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। बहुत सिंपल सी बात है, तो लिख लो दोज प्रॉपर्टीज़ which depend upon
नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करें, सॉल्वेंट के नहीं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बदलने पे बदल जाएं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। कौन कौन सी, टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। कौन कौन सी, सबसे पहले हमें पढ़नी है रिलेटिव, रिलेटिव LOWERING, लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको अगली बार से मैं हर बार ये लिखूंगा RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली प्रॉपर्टी हमें ये पढ़नी है। दूसरा हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये पढ़नी है। तीसरी हमें पढ़नी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों हमें पढ़नी है ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। जब हम ये 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे तो एक आधे घंटे का एक लेक्चर और चाहिए होगा, फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फोर्थ हमें पढ़नी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इस चैप्टर में, और किसी भी टेस्ट में सवाल आने के लिए फेवरेट टॉपिक है ये 4 प्रॉपर्टीज़, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज हम फिर शुरू करते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है RLVP। RLV का मतलब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। तो होता क्या है, जब भी मैं किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करता हूँ एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्वेंट में जब भी मैं प्योर सॉल्वेंट में किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करूँगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या आएगा, कम आएगा प्योर सॉल्वेंट से। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम हो गया, क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, है ना। यही तो बात है। तो ज़रा इसको लिख लेते हैं, मैं बोल देता हूँ, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट is added to a pure solvent, is added to a pure solvent, its vapor pressure decreases। सही बात है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज टर्म्ड एज, इसी डिक्रीज को क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर के, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज टर्म्ड एज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मुझे पता था, देखो मेरा P0 क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PS क्या था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम आएगा ना प्योर सॉल्वेंट से, तो रिवर्स करके क्या बोल सकता हूँ कि P0 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन PS। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, है ना। और सारी प्रॉपर्टीज़ जनरली वही हैं नॉन वॉलेटाइल के लिए, है ना। तो एग्जाम में जब भी इन पर कोई सवाल आए तो डायरेक्ट ध्यान रखना है कि अच्छा ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, कुछ सोचना ही नहीं है हमें कि सॉल्यूट कैसा है, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए ये प्रॉपर्टीज़ वैलिड। तो P0 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन PS, समझ रहे हो, P0 क्या होगा, ग्रेटर देन PS। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो अगर तुमसे बोलें कि कितना डिक्रीज़ हुआ वेपर प्रेशर, है ना, कितना डिक्रीज़ हुआ, तो तुम मान लो पहले 100 ATM था और घट के हो गया 80 ATM, है ना। पहले 100 था, यानी प्योर सॉल्वेंट का था 100 ATM और सॉल्यूशन का रहा है 80 ATM, तो डिक्रीज़ कितना आ रहा है, 100 - 80 मतलब 20 ATM, यही तो आएगा। तो P0 हमेशा क्या होगा, PS से ज़्यादा। P0 क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ उससे
कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा यहाँ से, मतलब वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज़ हुआ, लार्जर माइनस स्मॉलर, यानी पी नॉट माइनस पी एस, इतना वेपर प्रेशर कम हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट तो ज़्यादा आएगा है ना, तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आ गया, पी नॉट माइनस पी एस। अब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, रिलेटिव वर्ड का बच्चों मतलब होता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनिशियल के टर्म्स में, यानी इनिशियल के रिस्पेक्ट में पहला कितना था, तो हर जगह कई जगह पढ़ा होगा ये टर्म, या फिजिक्स में भी सवाल लगाते होगे तो रिलेटिव चेंज इन स्पीड है ना, चेंज इन वेलोसिटी या रिलेटिव चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो भी, तो रिलेटिव का मतलब होता है पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट माइनस पी एस क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब हो गया उसे इनिशियल के रिस्पेक्ट में देखना है, तो पी नॉट से डिवाइड कर दो, पहले कितना था पी नॉट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो कितना हो गया पी एस, तो पी नॉट माइनस पी एस तो क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोवरिंग का मतलब हो गया इनिशियल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पी नॉट के रिस्पेक्ट में, जैसे परसेंटेज चेंज जो निकालते हैं, तो आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन इनिशियल के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और मैंने क्या लिखवाया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। एक बात ये ध्यान रखना, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर कैसे पता ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ कहने से तो नहीं होगी, तो डेफिनेशन क्या थी, एनी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो देखते हैं क्या ये सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही हैं, तो ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ होती है पी नॉट माइनस पी एस लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ये होता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इनिशियल के रिस्पेक्ट में निकालना, ठीक है। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ है ना, क्या जानता हूँ कि रॉल्स लॉ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी एस को क्या लिख सकता हूँ, पी एल पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आ रहा था वो कितना आ रहा था, सॉल्वेंट के इक्वल आ रहा था, जो कि क्या था, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही तो लिखा था अभी पीछे पी एस को, पी एस की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो रिलेटिव लोवरिंग, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इस बात का मतलब क्या हो गया, आर एल वी पी है ना, तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो दोबारा से लिख रहा हूँ, आर एल वी पी मेरा क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस की ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट, सही है। यहाँ से क्या हो जाएगा, पी नॉट तुमने कॉमन ले लिया, पी नॉट तुमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो पी नॉट कॉमन ले लोगे तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो ये आएगा वन माइनस एक्स ऑफ सॉल्वेंट, वन माइनस एक्स ऑफ सॉल्वेंट, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ऑफ सॉल्यूट, एक्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को माइनस करोगे तो सॉल्यूट का आ जाएगा ना, ठीक है, वन में से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो आर एल वी पी होता है, मतलब आर एल वी पी किसके इक्वल था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ये पूरा रिलेशन आ गया। तो मैं कंप्लीट रिलेशन क्या लिख सकता हूँ कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो कि किसकी इक्वल होती है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये रॉल्स लॉ यूज़ करने से किसकी इक्वल आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल, है ना। ये होता है हमारा फॉर्मूला रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आगे बता रहा हूँ, मतलब वैसे भी तुम कर सकते हो डायरेक्ट अगर न्यूमेरिकल आए तो अभी, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सही बात है। तो अगर सॉल्यूशन, इफ़ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, इफ़ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इफ़ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इफ़ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, है ना। डाइल्यूट का मतलब क्या है, देखो मैं अभी बता देता हूँ। अगर सॉल्यूट सिर्फ 3 से 4 मतलब 5% से कम है सॉल्वेंट के मुकाबले, क्या बोल रहा हूँ, जैसा मान लो अगर सॉल्वेंट 100 ग्राम से और सॉल्यूट अगर सिर्फ 5 ग्राम से या 5 ग्राम से कम है, तो 5% ही तो हो गया, 5% या उससे कम,
है ना। तो अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के मुकाबले सिर्फ 5% है या उससे कम है तो तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान सकते हो, और डाइल्यूट मानोगे तो क्या कर सकते हो, सॉल्यूट के मास को तुम क्या कर सकते, सॉल्यूट के मोल्स को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो सॉल्वेंट के मोल्स के टर्म्स में, है ना। और अगर बिल्कुल सेफ साइड जाना चाह रहे हो तो पूरे ही कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो मैं एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट को सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब क्योंकि मैं सॉल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के मोल्स से नेगलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो। तो कोई करने की ज़रूरत नहीं थी, एग्ज़ाम जैसे न्यूमेरिकल में भी तुम डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ऐसे अप्रोच करना होगा, एक तरह से थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो तुम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब जल्दी से मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ, ये तुमसे क्या क्या पूछ सकता है इस फॉर्मूले को यूज़ करवा के। ये सारा डेटा गिवन हो सकता है ना। यहाँ पे क्या कर सकता है, वो सॉल्यूट का मोलर मास पूछ लेगा या सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट के मोल्स को क्या लिख सकते हो, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही सॉल्वेंट के मोल्स को क्या लिख सकते हो, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सही बात है। तो कोई भी एक चीज़ अननोन होगी वो भी कर सकते हो, तो कई चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, है ना, एक कॉमन बात है। तो एक बात ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, वही मैंने लिखवाया है। तो एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। तो क्या काम करूँगा मैं, मेरी राय ये है कि तुम जो है जनरली क्या है कि अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, अगर देखो अब ऐसा दे रखा है कि सॉल्यूट 50 ग्राम है, सॉल्वेंट 100 ग्राम है, तो भैया सॉल्यूट को तुम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है ना। अगर कुछ ऐसा कुछ मिले कि सॉल्यूट बहुत कम मौजूद है सॉल्वेंट के मुकाबले, समझ रहे हो, सॉल्यूट बहुत कम मौजूद है सॉल्वेंट के मुकाबले, जैसे मान लो 30 ग्राम सॉल्यूट है तो 3 ग्राम अगर वो है सॉल्यूट 30 ग्राम सॉल्वेंट में, तो मतलब तुम डिपेंड करता है नेगलेक्ट करोगे या नहीं करोगे किस पर बच्चों, डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कितने क्लोज है ना। तो मैं तुम्हें कुछ सवाल भेजूंगा तो तुम एक काम करना, सॉल्यूट के मास को जनरली नेगलेक्ट कर देना, नेगलेक्ट मत करना, मतलब कंप्लीटली सॉल्व कर देना, है ना। मैं कोई अगर सवाल भेजूँ तो ठीक है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी थोड़ी स्पीड भी बढ़ेगी, लंबी कैलकुलेशन की, इससे डर भी नहीं लगेगा, एग्जाम में बिल्कुल सेफ साइड जाना है तो, है ना। और अगर कहीं पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन इस तरह से, तो फिर तुम उस केस में क्या कर सकते हो, तो उस केस में तुम्हें डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, है ना, यानी डायरेक्ट नेगलेक्ट कर सकते हो अगर क्लियरली एग्जाम में खुद लिख दिया उसने कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो, है ना। और नहीं है तो सेफ साइड क्या है, पूरा डिनोमिनेटर लेकर चलो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, नेगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो 5% तक है। और दूसरा सजेशन क्या है, एक चीज़ तो ये बता दी कि अगर न्यूमेरिकल में डायरेक्ट डाइल्यूट लिखा हुआ है तो अवॉइड कर दो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के मुकाबले, नहीं लिखा हुआ तो मत करो। और दूसरा सजेशन ये, अगर तुम्हें पता लग पा रहा है कि जो सॉल्यूट है वो 5% से कम है सॉल्वेंट के मुकाबले, 5% से कम है बाई वेट मतलब, है ना, तो तुम अवॉइड कर सकते हो, है ना, तुम अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, और बाकी तुम हर बार क्या करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लो और इक्वेट कर दो, है ना, मतलब कैसे भी कर सकते हो, कई अप्रोच है। तो मैं तुम्हें 3 सवाल भेजने वाला हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे, है ना, उनको तुम सॉल्व कर लेना। हम अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो उस टॉपिक को कवर करने के लिए थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, मतलब हम प्रैक्टिकली कैसे नापेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, प्रैक्टिकली मेजर कैसे करते हैं, तो इस पे सवाल आ सकते हैं, किसी टेस्ट में भी सवाल आ सकते हैं, है ना। तो मैं बता देता हूँ, उस मेथड को पढ़ा देता हूँ, आसान सा मेथड है ना, आसान सा मेथड है, तो मैं उस मेथड को पढ़ा देता हूँ बच्चों। तो अगला है मेजरमेंट ऑफ, प्रैक्टिकल मेथड है ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मेजर करने का लैब वगैरह में, है ना। मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इस मेथड को क्या बोलते हैं, ज़रा नाम भी ध्यान रखना, एकेडमिक के लिए फेवरेट टॉपिक है, बोल सकता हूँ 2 नंबर में या 3 नंबर में, ऑसवर्ल्ड वॉकर, WALKER वॉकर मेथड,
ऑसवर्ल्ड वॉकर मेथड। जल्दी से कवर करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हम करते क्या है, इधर एक बीकर लेते हैं, इधर एक बीकर लेते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पूरा सॉल्यूशन होता है। सिर्फ पूरा क्या होता है, वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। और फिर इसके बराबर एक और बीकर रखा होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट रख रखा होता है, प्योर सॉल्वेंट। अब हम करते क्या है कि इस साइड से हम ड्राई एयर को पास करवाते हैं, है ना, इस साइड से हम ड्राई एयर को पास करवाते हैं, ड्राई एयर। ड्राई एयर तो होगा क्या, जब ड्राई एयर यहाँ से गुजरेगी तो सॉल्यूशन के कुछ वेपर बन रहे होते हैं, वो सॉल्यूशन के वेपर क्या करते हैं, इस ड्राई एयर से मिक्स कर जाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है तो यहाँ पे सॉल्यूशन के वेपर बन रहे होंगे। जब ड्राई एयर यहाँ से पास होती है तो ये सॉल्यूशन के वेपर ड्राई एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और होता क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन से वेपर्स बनकर गए तो सॉल्यूशन के जो बल्ब है, ये जो बल्ब है इसके मास में थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी, क्योंकि इससे वेपर बन रहे हैं। और वो वेपर कौन कैरी कर रहा है अपने साथ, ड्राई एयर आगे ले जा रहे हैं। जब ड्राई एयर इन वेपर्स को आगे ले जाएगा तो इस सॉल्यूशन के मास में थोड़ी सी क्या आएगी, गिरावट आएगी, है ना। तो और कितनी गिरावट आएगी, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतने वेपर बनेंगे, उतना ड्राई एयर इनके वेपर्स को अपने साथ ले जाएगी, उतना ही इसका मास कम होगा, क्योंकि वो वेपर में बदल गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब, सॉल्यूशन के बल्ब में जो मास का लॉस हो रहा है, क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब। सॉल्यूशन के बल्ब के मास में जो लॉस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर उतने ज़्यादा वेपर बनेंगे, उतना ज़्यादा मास का क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वेपर बनेंगे, एयर उतने ही वेपर्स को अपने साथ ले जाएगी। तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या हो गया, ड्राई एयर आगे गई जिसके अंदर सॉल्यूशन के वेपर्स मौजूद हैं। अब प्योर सॉल्वेंट भी वेपर बना रहा होगा, इसके वेपर अब आगे फर्दर इस एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे, जिसके अंदर क्या है, पहले से ही सॉल्यूशन के वेपर्स हैं। तो सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट जो है इसका मास भी लॉस होगा, क्योंकि इसके भी वेपर इस वाली हवा से जाके क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। लेकिन सॉल्वेंट के बल्ब में जो मास का लॉस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये जो एयर आई थी इसके अंदर सॉल्यूशन के वेपर्स भी मौजूद है। यहाँ पे जो एयर आई है ना, यहाँ से, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस प्योर सॉल्वेंट का, सॉरी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब दिमाग में ये आएगा, सर ये तो एयर आ रही है तो हम इसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अब इसमें सॉल्यूशन के वेपर सेंटर कर गए ना, तो इस वजह से जो एयर आ रही है अब इसके सॉल्यूशन को हम प्रेशर को क्या मानेंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो कितने ज़्यादा प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स इस एयर में जाके मिक्स हो रहे हैं जो इधर से आ रही है, वो डिपेंड करेगा, वो प्रोपोर्शनल होगा ये जो स्ट्रीम है और ये जो प्योर सॉल्वेंट है इनके प्रेशर का डिफरेंस कितना है ना। यहाँ पे सिर्फ अकेला सॉल्यूशन था तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मास का लॉस PS के। यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूशन भी मौजूद है एयर के वेपर में, तो यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन कहाँ से आ गया, वो वेपर जो इस एयर में सॉल्यूशन के आके ऐड हो गए थे, है ना। जितना ज़्यादा ही प्रेशर का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा सॉल्वेंट के वेपर बनेंगे, उतना ही ज़्यादा सॉल्वेंट के बल्ब में, प्योर सॉल्वेंट के बल्ब में क्या होगा, मास का लॉस होगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, P0 माइनस PS के, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा एक काम करते हैं, सॉल्यूशन बल्ब के मास का जो लॉस हो रहा है, सॉल्यूशन बल्ब के मास का जो लॉस हो रहा है बच्चों, है ना, सॉल्यूशन, इसको किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको मान लो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब W2 से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, W1 मान लो, W1 से। W1 क्या है, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब, और W2 क्या है बच्चों, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो ले लूँ इन दोनों का, है ना, रेशियो ले लूँ इन दोनों का, मतलब ऐसा कुछ कर दूँ कि अभी देखो मुझे किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में। किस में कन्वर्ट करना है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में, है ना। तो कैसे कर सकता हूँ, एक काम करो, दिस अपॉन दिस कर दो, तो ये क्या होगा, P0
पी नॉट ऊपर लिख लो, ये जैसे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, दिस विल बी इक्वल टू W2 अपॉन W1, वेयर W2 इज द लॉस इन मास ऑफ सॉल्व, ये एग्जाम में गिवन होगा, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब एंड W1 इज द लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब, दिस अपॉन दिस कर दिया मैंने, है ना सर। इससे रिलेटिव लोवरिंग तो आ नहीं रहा, रिलेटिव लोवरिंग क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब ये मुझे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे सोचूंगा, एक काम करो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो पी नॉट माइनस पी एस प्लस पी एस अपॉन 1, दोनों तरफ +1 करोगे और एलसीएम ले लिया डायरेक्ट मेरे, यहाँ पे 1 ऐड करूँगा तो W2 प्लस W1 अपॉन W1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे PS आएगा, ठीक है। अब PS से PS कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, P नॉट अपॉन PS इक्वल टू W2 प्लस W1 अपॉन W1, सही बात है। अब एक काम करता हूँ मैं, दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देता हूँ, दोनों तरफ रिवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किस फॉर्म में बदलना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आना चाहिए नीचे, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट, और ये क्या हो जाएगा W1 अपॉन W1 प्लस W2। अब मैं 1 में से माइनस कर रहा हूँ दोनों तरफ, यानी 1 माइनस और 1 माइनस, तो इधर जब 1 माइनस करूँगा तो एलसीएम लोगे, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और इधर क्या आ जाएगा W2 अपॉन W1 प्लस W2। अब मेरा कन्वर्ट हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में, यहाँ से यहाँ तक मैंने, ये तो मुझे यहाँ से मिल गया था, इसके बाद मैंने मैथमेटिक्स करी है इस फॉर्म में लाने के लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या बोल सकता हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू W2, यानी लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब अपॉन टोटल लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब प्लस लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब, टोटल लॉस इन मास मतलब क्या बोल सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन बल्ब का और प्योर सॉल्वेंट बल्ब का, ये मैंने यहाँ से निकाल लिया W1 प्लस W2, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा तरीका रहेगा सवालों को सॉल्व करने का, है ना, सवालों को सॉल्व करने का। अच्छा, ये जो इनको मेजर कैसे करते हैं, ये जो वेपर्स बने, ये वेपर जब एयर ये आगे जाती है ना, जनरली आइडिया, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ये एयर जब आगे जाती है तो ये इसे अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से पास करवा देते हैं, जो इस एयर को क्या कर देता है, ड्राई कर देता है, सुखा देता है, वो सॉलिड कलेक्ट हो जाता है, जो बीकर में जाके गिरता है, उस बीकर के हम वजन को नाप लेते हैं पहले और बाद में, तो जो मास का डिफरेंस होता है यानी उतने वेपर्स बने, तो एक तरीका वो भी होता है मेजर करने का। तो जैसे मान लो क्या हुआ कि हमने वो आगे जाके मेजर कर लिया ट्यूब का मास, तो वो जो मास होगा ना बच्चों, वो जो आगे जाके मास आता है वही मास होता है आपका किसका, वही मास होता है बच्चों आपका सॉल्वेंट बल्ब का, है ना, सॉल्वेंट बल्ब की वेपर जब आगे जाके ऐड करते हैं, वो मैं बता दूंगा आगे जब कोई न्यूमेरिकल कर पाऊंगा, है ना। अभी तो मैं इतना ध्यान रखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब अपॉन टोटल लॉस इन मास, यानी W1 सॉल्यूशन के बल्ब का मास का लॉस और सॉल्वेंट के बल्ब के मास का लॉस, ठीक है। तो ये बच्चों आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, है ना। अगले लेक्चर में मैं 2 प्रॉपर्टीज़ एंड करूँगा, है ना, और उसके बाद 1-2 लेक्चर्स और, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं, आप उनको करके दिखा देना और फिर उसके बाद अगला लेक्चर अपलोड करूँगा। ओके बच्चों।